जय हिंद। मैं परमहंस उपाध्याय। आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज, जिसमें हम अब प्रियम्बल तक पहुंच चुके हैं और हम आज स्टडी करेंगे प्रियम्बल के बारे में। लेकिन उससे पहले उन्हें याद कर लेते हैं जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, आज क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। उनका नाम है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है ना, ये शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो पढ़ेगा वो डेफिनेटली दहाड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रियम्बल के सीरीज को हम बहुत अच्छे से करेंगे और पूरा प्रियम्बल देखेंगे। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं आखिर प्रियम्बल होता क्या है। किसी भी एक्ट के बारे में हमें जानना है तो उसके प्रियम्बल को देख लें। ऐसा लोग बोलते हैं कि प्रियम्बल को देख लें, जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और भी जितने एक्ट हैं उनके प्रियम्बल को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसका नेचर क्या है, आखिर उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर वो है कैसा है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल है ना, ये कुछ कीवर्ड्स में ये बता देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा। कुछ ही कीवर्ड्स में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बता देता है, कुछ ही कीवर्ड्स में वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बता देता है, उसी कीवर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन के एम को बता देता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स इसमें है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर, इन तीनों चीज़ों को डिफाइन कर दे। इसी चीज़ को हम प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल में सबसे ऊपर कौन होगा? देखिए, लॉ में सबसे सुप्रीम कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों से भी ऊपर कौन पहुंच गया? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सुप्रीम है? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग ही थे, लेकिन वो लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी के बिहाफ पे गए थे। वो थे भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब भारत के लोग। ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने उन्हें अपॉइंट किया था कि वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सबसे ऊपर किसको रखा? भारत के लोगों को ही रखा। ठीक है, तो भारत के लोग ही एवरीवेयर क्या होंगे? सुप्रीम होंगे। पूरी सॉवरेन इन्हीं के पास होगी। ये अपनी सॉवरेनिटी को ऐड कर करके किसी एक व्यक्ति में अपने पावर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे जो प्रियम्बल है ना, यहाँ पे भारत के लोग ऊपर हैं। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई आएगा तो वो है इंडियन सिटीजन। ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया भारत के उन लोगों को भी डिनोट करता है जो फ्यूचर में आने वाले हैं और जो आज से पहले थे और चले गए। ठीक है, तो यहीं पे पूरे प्रियम्बल को अगर हम देखें तो कुछ कीवर्ड्स में पूरी प्रियम्बल को एक्सप्लेन करना है, तो हम उन कीवर्ड्स को एज्यूम करेंगे और उसी के साथ इस पूरे लेक्चर को द एंड करेंगे। ठीक है, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। देखिए, पहला वर्ड sovereign। sovereign का मतलब क्या होगा? sovereign का मतलब यही होता है कि जो भी हमारे यहाँ लोग होंगे जो स्टेट को रन कराएंगे, ठीक है, जो स्टेट को रन कराएंगे, वो जब डिसीजन लेंगे ना तो उन पे इंटरनेशनली कोई प्रेशर नहीं होगा। वो लोगों के हित के लिए काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज के डेट में देख सकते हैं, इंडियन सॉवरेन का बेस्ट एग्जांपल है। पूरी दुनिया कहती रह गई कि आप रसिया से ऑयल नहीं खरीदिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने लोगों के लिए रसिया से ऑयल लेंगे। तो कोई भी डिसीजन होगा, इंडियन गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन लेगी लोगों के हित के लिए। ठीक है, और उसमें किसी का भी दबाव नहीं होगा, ना ही इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल। ऐसे कंट्री को ही हम सॉवरेन स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट सॉवरेन स्टेट किससे बोलेंगे? जो बिना दबाव में, किसी के भी दबाव में ना आए बिना अपने काम को करेगी, ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं सॉवरेन स्टेट। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब देखिए, ये सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं नेहरू जी से और महात्मा गांधी जी से प्रभावित है। और लोग भी सोशलिस्ट की बात करते हैं, लेकिन एट एंड इन दोनों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है जो इसको देखकर बनाए गए हैं। लेकिन ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट की तरह नहीं है, ना ही ये सोशलिस्ट तो कैपिटलिस्ट की तरह तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उस कम्युनिस्ट की तरह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायलेंस का नेचर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई वायलेंस
नहीं होगा, बल्कि हम कैपिटलिस्ट को भी इस्टेब्लिश करेंगे और ऐसे पुअर और लेबर क्लास को भी इस्टेब्लिश करेंगे जो इनसे प्रॉफिट लेगी। यहाँ पे बीच में केवल गवर्नमेंट होगी जो यहाँ से कुछ प्रॉफिट लेगी इनसे और यहाँ पे क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ऐसे सारे स्कीम बनाए जाएंगे जो इन लोगों के भलाई के लिए होंगे और इनकी हेल्प इसमें ली जाएगी। इनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, किसी भी कैपिटलिस्ट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, सोशलिस्ट में किसी भी कैपिटलिस्ट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये रन करते रहेंगे और इनसे कुछ हेल्प लेके हम इनको गवर्नमेंट क्या कराएगी, इनके लिए वर्क करेगी। ऐसे स्कीम सोशलिस्ट स्कीम होंगे। दूसरा सेकुलर। ये सेकुलर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो इंडिया और अदर कंट्रीज में देखिएगा तो कुछ चेंजेज आएंगे। हर जगह निगेटिव सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, फ्रांस में, रशिया में, जहाँ पे अवॉइड किया जाता है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप अपने धर्म को प्रोपगेट नहीं करेंगे, अपना रिलीजन अपने से सेलिब्रेट करना घर में कीजिए। रशिया में तो प्राइवेट भी करने में कुछ दिन के लिए बैन था। तो लेकिन इंडिया में क्या है, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन लोग अपने धर्म को अपने तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं या उसे रिफॉर्म कर सकते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जैसे जिसमें उनके धर्म के लोग आएँ और अपने विचार रखें, अपनी बात करें, ठीक है। और ये अपने धर्म को देखते होंगे कि यहाँ पे रोडों पे लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोडों पे लोगों की रामनवमी की जो क्या रैलियाँ होती हैं, निकलती हैं, शोभा यात्रा, ऐसी चीज़ें निकलती हैं। तो ये लोग कर सकते हैं अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहाँ वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सेकुलरिज्म क्या है, निगेटिव है, लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है कि लोगों को इसके लिए बाउंड नहीं करेंगे कि अपने रिलीजन को प्रमोट न करें, अपने रिलीजन को रिफॉर्म न करें सबके सामने, बल्कि स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपने रिलीजन को अपने तरीके से रन कराइए। तीसरा वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये चौथा वर्ड है ना, ये डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्या डेमोक्रेटिक का मतलब मोनार्किज्म को ख़त्म करना होता है? क्या डेमोक्रेटिक का मतलब परिवारवाद से है? क्या डेमोक्रेटिक का मतलब परिवारवाद को भी ख़त्म करने की बात करता है? तो डेमोक्रेसी का मतलब नथिंग इज हियरार्की, कोई चीज़ हियरार्की नहीं होगी, बल्कि इसमें रेगुलर चेंजेज होंगे। वो चेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन होगा। कैसा होगा? क्वालिफिकेशन। ये बात याद रखिएगा, डेमोक्रेसी में जो भी चेंज होगा वो उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होगा, ना कि इस बेसिस पे कि वो किसी किंग का बेटा है या किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। देखिए, आपने देखा होगा कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उनकी बेटी क्या थी, इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी। ये हायरार्कियल तो देख रहा है ना, लेकिन उन्होंने उनके बेटी होने के कारण वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, बल्कि उन्होंने क्वालिफिकेशन लिया था। कैसे? लोगों से। उन्होंने लोगों से वोट लिया, ठीक है, चुनाव में कांस्टेंट किया और उसके बाद इलेक्शन को क्या किया, जीता, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। उनमें उनके पिता का होने का योगदान नहीं है, वो लोगों ने ही उन्हें चुना, ठीक है। तो वो क्वालिफाई होके आई है ना इंडिया पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होगा कि एक ऐसे सेटअप का व्यवस्था की गई है जहाँ पे भारत के लोग जो सुप्रीम थे, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो सॉवरेनिटी है ना, ये इन्हीं के पास है। ये आपस में कंबाइन होके किसी एक पर्सन के अंदर आ जाती है। बहुत सारे लोगों की सॉवरेनिटी एक साथ कंबाइन होके एक आदमी के पास आ गई, वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बाई वेटिंग। तो इन सबका डिसीजन, इसका डिसीजन माना जाएगा कि इन सबका डिसीजन है, ठीक है। तो या ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी का डिसीजन है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोगों के द्वारा ही चुन के आएगी जो भी गवर्नमेंट होगी, और वो उनके लिए ही काम करेगी, उनके ही बेनिफिट के लिए काम करेगी। ये डेमोक्रेटिक हो और सॉवरेन ना हो तो फिर ये डेमोक्रेटिक होने का कोई मतलब नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो एक स्टेट को ये दो चीज़ होना तो कंपलसरी है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारा प्रीएम्बल था उसमें ये दो वर्ड तो थे ही थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर बाद में ऐड किया गया था, हम आगे देखेंगे इसको कब ऐड किया गया था। लेकिन ये दोनों शुरू से कोई पूछे क्यों थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कंपेरेटिव बिल्कुल नहीं है, एकदम पैरेलल रन करते हैं। इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं हो सकता, बल्कि ये इनको पैरेलल ही रन कराया जाता है। अगर कोई डेमोक्रेटिक है
तो इतने लोग की सॉवरेंटी एक पीएम के पास आ रही है, तो अगर अपना डिसीजन वो ओपन ना ले पाए तो फिर वो डेमोक्रेटिक पीएम किस काम का, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों एक साथ मिलेगा। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो है रिपब्लिक, ठीक है। नेचर कैसा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो लास्ट वर्ड है वो है रिपब्लिक। क्या है? रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट है ना, कौन? हेड ऑफ स्टेट। कौन होता है हेड ऑफ स्टेट? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है हमारा हेड ऑफ स्टेट? पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों बाई इलेक्शन आए। कैसे हैं? बाई इलेक्शन। अब हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वर्ड है और यहाँ रिपब्लिक है, दोनों में इलेक्शन की ही बात है, ठीक है। तो दो टर्मिनोलॉजी की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, हेड ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो डेमोक्रेटिक वे से चुन के आ सकता है, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होता है ना, ये नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हेड ऑफ स्टेट का नेचर कैसा है, क्या वो रियल पावर रखता है या नॉमिनल पावर रखता है। अगर वो नॉमिनल पावर रखता है तो उसका इलेक्शन कॉन्स्टेंट भी क्या होगा? नॉमिनल टाइप का ही होगा। मतलब भारत के लोग इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, या ऑलरेडी जिनको वोट दे के पार्लियामेंट में भेज चुके हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके बता देंगे कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा। मतलब नॉमिनल टाइप ऑफ इलेक्शन, नॉमिनल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनल टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हमारे कैसे इलेक्शन होके आता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लेते हैं कि इस डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका है, ठीक है। एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हालांकि ये भी इनडायरेक्ट प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर को भी चूज करना, और ये भी इनडायरेक्ट प्रोसेस है, लेकिन इसकी जो इलेक्शन की टर्मिनेटिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत लूज टाइप की है, ठीक है। नॉर्मली पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर वोट करते हैं और इसके वजह और प्रेसिडेंट हमारा बन जाता है, ठीक है। सो इसके पास नॉमिनल पावर भी, इसी वजह से पावर भी क्या होता है? नॉमिनल होता है, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट इनको नहीं चुना था, ऐसा है। तो इस वजह से हेड ऑफ स्टेट को ही इस्टेब्लिश करने के लिए हमें रिपब्लिक कॉन्सेप्ट रखना था, क्योंकि हमें कोई चीज़ रिपब्लिक नहीं चाहिए। अभी तक इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की बेटा प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट किसी प्रेसिडेंट का बेटा हो या बेटी हो, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है। अब हम इन वर्ड्स का मतलब तो समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। अब देखिए, सिक्योर कराता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि हम अपने सिटीजन को क्या दे रहे हैं, मतलब क्या है ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आइए देखते हैं इसको भी। पहला है जस्टिस। क्या है? जस्टिस। जस्टिस सबसे इम्पोर्टेंट थीम है प्रीएम्बल का। पूरी लॉ इसी बेस पे बनती हैं, जितनी लॉ, क्योंकि लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए? जस्टिस। जस्टिस किस टाइप का दे देंगे हम? सोशल दे देंगे, इकोनॉमिक दे देंगे और पॉलिटिकल दे देंगे। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम इन तीन तरह का जस्टिस इंडियन प्रीएम्बल में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दे देंगे। सोशल जस्टिस का मतलब कोई भी भेदभाव वगैरह ना हो, ठीक है। इकोनॉमिकल, इसमें भी कोई ज़्यादा बात नहीं है। पॉलिटिकल, आप इलेक्शन में कॉन्स्टेंट करिए, आप इलेक्शन भी लड़िए, आपके पास वोटिंग पावर भी है। इन तीनों चीज़ों को की जस्टिस हमें कौन देगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस देने का काम क्या है? किसका है? न्यायालय का है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके कुछ एक्ट्स को ही इस्तेमाल करके क्या है, न्यायपालिका जस्टिस देती है। तो सोर्सेज क्या है जस्टिस के? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। लिबर्टी होगा सोचने का, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने का, बिलीव करने का। किसमें? बिलीव करने का। किसी चीज़ पे आप बिलीव कर सकते हो कि दिस इज बेस्ट फॉर मी, दिस इज नॉट बेस्ट फॉर मी, आप ये बिलीव कर सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड है फेथ। फेथ एक रिलीजियस वर्ड है। आप मान लीजिए किसी गॉड पे, किसी और लोगों पे भरोसा करते हैं जिसको आप आइडियल मानते हैं, ठीक है। ये बिलीव जनरली क्या होता है कि नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल। मतलब इसे आसानी से प्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी पे भरोसा करते हैं, ठीक है, बिलीव करते हैं, ठीक है, तो आपका अधिकार है, और आप
इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं हम बिलीव करते हैं अपने पिताजी पर और मेरे पिताजी हैं ऐसे, ये बात को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फेथ में कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई है जो शंकर जी को मानता है, कोई है होगा जो शंकर जी को नहीं मानता होगा, लेकिन जब दोनों के बिटवीन बात होगी ना तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि है या नहीं, क्योंकि कोई ला के तो दिखा नहीं सकता। और धर्म ग्रंथों को ये जो नास्तिक आदमी है ये पहले से मानने के लिए मतलब उसने सोच रखा है कि मानना है ही नहीं, सो इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वर्शिप हम जिस पे फेथ करते हैं हम उसकी पूजा वूजा कर सकते हैं, या ये जो मुस्लिम है नमाज वमाज पढ़ते हैं वो कर सकते हैं, तो ये हमारा वर्शिप हो गया। अब देखते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। मतलब इक्वलिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे किसको, सभी को। अब देखिए यहाँ इक्वलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है ना उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंस है। वो जो हम इक्वल वाला इक्वलिटी पढ़ते हैं ना वो नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडियन प्रियम्बल में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब मान लीजिए हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि चारों लोगों को एक साथ भूख लगी हो, ठीक है। चारों लोग को जब एक साथ भूख लगी है और हमारे पास रोटी कितनी है 8, कितनी रोटी है मान लेते हैं 8 ही रोटी है, 4 लोग को भूख लगी है, ठीक है। मेरी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की और किसी की कैपेसिटी है वो 1 रोटी खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, ठीक है। तो इक्वलिटी डेट नॉट मीन्स कि सबको 2-2 रोटी बांट दो, ये इक्वलिटी नहीं हुआ। इक्वलिटी क्या होगा कि सबका पेट भर जाए, यानी मुझे 3 मिल जाए तो मेरा भी पेट भर जाएगा, कोई 1 खाता है तो उसे 1 मिल जाए उसका भी पेट भर जाएगा। इस बात को इक्वलिटी में ऐड किया गया है। इक्वलिटी का मतलब कभी बराबर से नहीं है, क्यों, लेकिन एम को पूरा करना है ना। हमने पहले बताया प्रियम्बल क्या कहता है, एम को पूरा करना है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि कोई भूखा न सोए, ठीक है। तो भूखा न सोए मतलब जिसको जितनी की ज़रूरत है उसे उतना मिले, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्वलिटी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास पहले से 5 रुपये है और किसी के पास 1 रुपये है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इक्वलिटी लाने के लिए, हमें भी कुछ देगी, लेकिन इतना नहीं देगी कि हम 5 से 8 पहुंच जाएं और ये 4 पहुंचे। वो क्या करेगी, हमें मान लीजिए 1 दी और इसको कितना दे दी 5 दे दी, तो ये कितने पे पहुंच गया 6 पे, और हम कितने पे पहुंच गए 6 पे, दोनों लोग 6 पे पहुंचे। तो जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसे उतना देगी। सो यहाँ पे इस इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। सबको प्रमोट करेगी, सबको प्रमोट तब कर पाएगी ना जब किसी का रिक्वायरमेंट समझेगी और उसको उसके हिसाब से देगी। नहीं तो इस तरह तो फिर क्या होगा, ए के पास 5 रुपये पहले से थे और फिर से ए के पास 5 रुपये थे और बी के पास कितने थे 1 रुपये, ठीक है। ए के पास 5 रुपये, बी के पास 1 रुपये। अब दोनों को 5-5 रुपये देने लगी, ये पहुंच गया 10 पे और ये रह गया 6 पे। डिफरेंस तभी वही रह गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन एक इक्वल है तो डिफरेंस भी तो सेम ही रह जाएगा ना। तो इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि किसको हमें कितना देना है, तो ये इक्वलिटी मेंटेन हो, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, बल्कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इक्वलिटी है, ठीक है। अब देखते हैं फर्टिनिटी, एक चौथा वर्ड है फर्टिनिटी, भाईचारा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिससे बंधुता भी कहते हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबकी डिग्निटी क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। देखिए ऐसा यहाँ पे डिग्निटी वर्ड यूज है ना, अब डिग्निटी वर्ड यूज है, अगर ये जाएगा डिग्निटी, किसी की भी डिग्निटी खराब होगी तो उसकी भी एक वैल्यू होगी, उसके हिसाब से उसे कंपनसेशन मिलेगा। मान लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर का क्या करते हैं, इंसल्ट करते हैं, और मेरा आप इंसल्ट करते हैं, दोनों का इंसल्ट करते हैं, उनकी डिग्निटी हाई है ना मेरे से, है या नहीं है, तो वहाँ कंपनसेशन ज़्यादा होगा, मेरा कम होगा। तो इस टाइप की यहाँ पे डिग्निटी को क्या है, फर्टिनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सबकी डिग्निटी को बनाए रखना। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब नेशन में यूनिटी को बनाए रखना और ऐसे नेशन का निर्माण करना जिसका कोई भी स्टेट सीड न कर पाए, कोई ऐसा वर्ग भी कोई न करे जैसे स्टेट, 2 स्टेट की अपनी आपस में क्लेश हो जाए, ठीक है। तो हमें इंटीग्रिटी भी बना कर रखना है। देखिए इंटीग्रिटी का यूज पहले नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम आपको बताएंगे कि इन सारे वर्ड्स को ऐड बाद में किया गया है और क्यों किया गया है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, इस डेट को याद रखिएगा,
यही वो डेट है जिस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। कौन सा डेट? 26 डे ऑफ नवंबर, मतलब 26, ठीक है। इस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था 1949। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारा इंडियन प्रीएम्बल क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। डू हियर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ऑल सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसी दिन हमारा प्रीएम्बल इनेक्ट होकर तैयार हो गया था और यहाँ पे हम क्या कर दिए थे, इसको एडॉप्ट कर लिए थे, एडॉप्ट किए थे, कमेंट नहीं हुआ था। कमेंसमेंट डेट हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में 26 जनवरी 1950 ही है। यहाँ पे इन 3 कीवर्ड्स को याद रखिएगा, ये जहाँ भी आपको एग्जाम्स मिलेंगे वहाँ पे क्या लिखना है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, बाकी नथिंग, बाकी कोई चीज़ें नहीं लिखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इंडियन प्रीएम्बल को लेकर। इंपॉर्टेंट डेट 13 दिसंबर 1946। ये डेट एक ऐसा डेट है, आज इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेकर आया, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड्स को उन्होंने बोला था, वो कुछ इसी प्रकार से स्टार्ट था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसी जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एज सेम 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या कर लिया था, इसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया था, प्रेम्बल को एक बार अमेंड किया गया है जिसमें ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स ऐड किया गया था, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। हमने बता दिया। देखिए सोशलिस्ट को ऐड करने का क्या कारण था, अभी 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, ठीक है। वहाँ रसिया ने हमारा अच्छा साथ दिया था, ठीक है। तो 2 फ्लो ऑफ माइंड थे, पहला गांधी जी और नेहरू जी का कॉन्सेप्ट तो था ही, लेकिन एक प्रभाव यहाँ पे रूस का भी देखता है, जहाँ पे वो बहुत सारे सोशलिस्ट स्कीम चला रहा था, ठीक है। और वो बेटर स्कीम था वहाँ के लोगों के लिए, सो सोशलिस्ट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिए। सेकुलर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जो सेकुलर ही हैं, तो उसे एज अ कीवर्ड हमने प्रीएम्बल में अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाना था कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, तो नेचर यस, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सेकुलर प्रोविजन है, उसका नेचर भी सेकुलर होगा ही होगा, तो सेकुलर को रख लिया। इंटीग्रिटी, आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, सुना है। ऐसे कई जगह विरोधी तंत्र हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें एक संदेश दें, और ये जो हम संदेश दें ये लॉन्ग टर्म के लिए हो। कैसे टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारा इंडिया किसी भी कंडीशन में खंड नहीं होना चाहिए, अब नहीं टूटना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो बचा है वो लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा हिस्सा है सर, उसे हमसे पाकिस्तान नहीं छीन सकता, और उसे लेकर आएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, लोगों का कमिटमेंट है, इंडियन आर्मी का कमिटमेंट है। कभी भी प्रीएम्बल हमसे छीना, कभी भी हमारा प्रीएम्बल ये नहीं कहता हमारा कि हमारी इंटीग्रिटी को ख़त्म करना है। इंटीग्रिटी को इंदिरा गांधी जी ने इसीलिए लाया था, क्यों? क्योंकि भारत की इंटीग्रिटी पे अब खतरा नहीं होना चाहिए। जो टूटा सो टूटा, उसे हम ले आने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, वो हमारा हिस्सा है। लेकिन अब एक बूंद भी ज़मीन नहीं जाएगी। इंटीग्रिटी इसी चीज़ को डिनोट करता है। इंटीग्रिटी किस चीज़ को डिनोट करता है, अखंडता को। अब भारत खंड नहीं होगा, अब भारत अखंड ही रहेगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को तो देख लिए, अब हम देखते हैं क्या इज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कैन अमेंड। पहले का आंसर तो मिल गया है, हम एक बार अमेंडमेंट हुआ है तो हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो यस होगा। क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, आइए हम इसे देखते हैं कुछ केस के थ्रू। पहला केस बेरुबारी का केस। कैसा केस, बेरुबारी का केस। पहले हम इसे स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे 143(1) को रेफरेंस लेके प्रेसिडेंट ने क्या मांगा था, राय मांगी थी इस बात पे कि क्या हम स्टेट की, किसी भी स्टेट की टेरिटरी को इंटरनेशनल या फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं। 8 जज थे, ठीक, कितने जज थे, 8 जज एक साथ बैठे हुए थे।
उन्होंने एक फैसला दिया कि प्रियम्बल जो होगा ना वो की होगा। किसका? प्रियम्बल इज द की टू ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स। किसका? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं उनके ओपन माइंड को तो दिखाएगा, ठीक है, कि वो उनका एम क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या नेचर रखना चाहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो बताएगा। बट इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसे इस बेसिस पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मान लेंगे, ठीक है। मतलब इसको यहाँ पे क्या बोला गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेरूबारी केस में क्या बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल जो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। ये किस केस में बोल दिया गया? बेरूबारी के केस में। अब क्योंकि यहाँ पे कितने जजेस थे? 8 जज थे, ठीक है। कितने जज थे? 8। लेकिन यहाँ पे केशवानंद भारती केस में एक साथ 13 जजेस बैठते हैं, ठीक है। मतलब 13 जजों की बेंच एक साथ क्या करती है? बैठती है और इन पे फैसला सुनाती है, ठीक है। उसी में प्रियम्बल को लेके इन सारे जजेस का एक राय होता है, जो होता है कि प्रियम्बल भी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक पार्ट है। केशवानंद देखिए बेरूबारी के केस में बोला गया कि प्रियम्बल क्या है, पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वही क्योंकि यहाँ पे केवल 8 नंबर ऑफ जजेस थे और यहाँ 13, जहाँ भी सेम बेंच सेम कोर्ट में जजों की संख्या ज़्यादा होती है और कोई फैसला देती है तो ज़्यादा जजेस की बात मान ली जाती है। तो यहाँ पे 8 जजेस थे और यहाँ कितने थे? 13 जजेस थे। सबने मिलकर ये बोला कि प्रियम्बल क्या हो गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। तब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट क्या है? प्रियम्बल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन इसमें एक और केस है जिसमें जजमेंट आता है, वो है 1995 का केस, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट और LIC के केस में बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल भी क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली इम्पोसिबल बाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। लेकिन ये डायरेक्टली इम्पोसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। मतलब वहाँ जो लिबर्टी, जो जस्टिस की बात की गई थी, इस जो इक्वलिटी की बात की गई थी, उस बेसिस पे आप जाके ये नहीं कह सकते कि हमने बोला है कि सबको अपॉर्चुनिटी देंगे तो रोजगार देंगे तो हमको भी दीजिए। उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो डिसीजंस आते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो जजेस डिसीजन देते हैं वो देखते हैं एक बार डिसीजन देने से पहले कि क्या वो प्रियम्बल के एम को पूरा कर रहा है उनका जो डिसीजन है। तो जब एम को फाइंड करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली प्रियम्बल कहीं ना कहीं उनके जस्टिस में इंक्लूड होता है, लेकिन डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल को लेके हम कोई भी केस नहीं कर सकते क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया गया, पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। 1973 में जजमेंट आता है ना केशवानंद भारती के केस, केशवानंद भारती के केस में जजमेंट आता है 1973 में कि ये पार्ट है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसको 368 के अमेंडमेंट से क्या किया जा सकता है? अमेंड किया जा सकता है। तुरंत 1946 में आपने क्या देखा था, 42nd अमेंडमेंट, जिसमें क्या था, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़ दिए गए थे। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को जोड़ दिया गया था। अब प्रियम्बल हम पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम अपने उस क्वेश्चन का आंसर भी देख ही लेते हैं। इज प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो? क्या प्रियम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या ना? इतने सारे केसेस पढ़े, इसके माध्यम से हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रियम्बल क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। थैंक यू सो मच। प्रियम्बल होता है ख़त्म। अब हम आगे के वीडियो में राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे।